हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 012 का दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है राइट अ प्रोग्राम यूजिंग 8086 असेंबली लैंग्वेज दैट एक्सचेंज द बाइट वैल्यूज गिवन इन 2 मेमोरी लोकेशन। तो हम लोग को प्रोग्राम लिखने बोल रहा है 8086 का, जिसमें क्या होगा ना कि 2 वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, उसका हम लोगों को चेंज करना है, उसको एक्सचेंज करना है। जो ए पे है उसको बी पे कर दीजिए, बी पे है जो उसको ए पे कर दीजिए। तो देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग जिस फॉर्म में लिखते हैं ये बेसिक है आप लोगों को। तो देखिए, हम लोग को इसका जो कोड होता है ना 8086 का, ये पार्ट में बता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का डेटा वाला पार्ट, उसके बाद आता है कोड वाला पार्ट। और भी बहुत सारा चीज़ लिखना होता है, पर अगर आप बेसिक लिखोगे तो इतना भी पूरा मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखिए, ये डेटा वाला पार्ट, जैसे हम लोग सी प्रोग्राम अगर आप लोग करते होंगे हल्का फील, तो आपको पता होगा कैसे हम लोग वेरिएबल देने के लिए इंट a = 5 b = 6 ऐसे करते हैं ना। तो इसमें हम लोग वो जो डेटा देते हैं ना, जैसे वेरिएबल बना रहे हैं, तो उसमें हम लोग को डेटा वाले पार्ट में लिखना होता है। तो ये हम लोगों का डॉट डेटा। अब इसके अंदर हम लोग को जो भी डेटा वेरिएबल बनाना है वो बनाएंगे, समझे। तो मैं देखिए यहाँ पे एक लोकेशन 1, ये मेरे वेरिएबल का नाम है। जैसे आप ABCD नंबर कुछ भी देते हो ना वेरिएबल का नाम, तो ये है मेरे लोकेशन 1, ये है मेरे वेरिएबल का नाम। और ये है DB, ठीक है, ये है डेटा बाइट, समझे। और ये है 10H मतलब 10 वैल्यू, यानी कि लोकेशन 1 पे 10 का वैल्यू। अगर इसको सिंपली समझिए तो ऐसे समझिए, इंट लोकेशन 1 = 10। जैसे हम लोग सी में इतना सिंपल लिखते हैं, तो हम लोग को 8086 में ऐसे लिखना होगा, यानी कि लोकेशन 1 ये मेरे वेरिएबल का नाम, ये डेटा बाइट DB, और 10H मतलब 10 वैल्यू, और H का मतलब यहाँ पे हेक्साडेसिमल होता है। तो ये जो 8086 होता है ना, ये अगर बेसिक पढ़े तो मतलब ये अपना जो डिफ़ॉल्ट होता है ये डेसिमल वैल्यू को उठाता है। इसलिए अगर आपको 10 वैल्यू को पुट करना है तो आपको 10H करके ही लिखना होगा, समझे। तब जाके ये 10 वैल्यू लोकेशन 1 पे आएगा। तो यानी कि मेमोरी लोकेशन 1 हो गया ये हम लोगों का, समझे। ये बोला था ना 2 जगह लोकेशन है, उसको चेंज करो मेमोरी लोकेशन को, इसलिए मैंने इसका नाम लोकेशन 1 ही रख लिया है। इसी तरह से दूसरा वेरिएबल बनाया हूँ लोकेशन 2 नाम का, वही डेटा बाइट, और इसके अंदर मैंने दिया है वैल्यू 20। और ये जो है ये हम लोग का कमेंट है, समझे। जैसे कमेंट देते हैं ना, तो ये चीज़ कोड में काउंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको नहीं लिखोगे बिल्कुल चलेगा, ये मैं आपको बताने के लिए करती हूँ। ये हम लोग का कमेंट है, इसको हटा देंगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और कोड इसको काउंट भी नहीं कर रहा है, सिर्फ कोड इसको पढ़ रहा है, समझे। तो ये वो हम लोग का डेटा, हम लोग को 2 वेरिएबल दे दिए हैं, अब इसको चेंज करना है, इसलिए मैंने पहले दे दिया। अब देखिए कोड वाले पार्ट पर आए, डॉट कोड, और यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया है, एंट्री पॉइंट दिया हूँ प्रोग्राम का। अब यहाँ से देखिए सिंपल, अगर आप लोग MCS 11 को पढ़े होंगे ना अब तक, अगर मान लीजिए आपने मेरा वीडियो फॉलो किया है, तो आपको ये चीज़ आता होगा, समझे। ये वही वाली बात है। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, मूव AL लोकेशन 1। देखिए AL मतलब क्या, मैं एक ना टेम्पररी वेरिएबल बना लिया हूँ, टेम्पररी जिसको बोल सकते हैं AL। यहाँ पे मैंने एक AL नाम का वेरिएबल बना लिया है। अब देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, मूव AL कॉमा लोकेशन 1। देखिए इसको ऐसे पढ़िए, राइट से, इधर से पढ़िए। तो क्या कर रहे हैं, मूव कर दो लोकेशन 1 का जो वैल्यू है उसको AL में, समझे। इस तरह से मूव कर दो लोकेशन 1 का वैल्यू को AL में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का लोकेशन 1 पे कौन सा वैल्यू है, तो 10 है। तो क्या कर दो, मूव कर दो, यानी कि AL में कौन सा वैल्यू आ गया, 10 आ गया, समझे। पहला लाइन से ये हो गया। अब देखिए मूव कर दो लोकेशन 1 का लोकेशन 1 कॉमा लोकेशन 2। तो फिर वही राइट टू लेफ्ट, यानी कि क्या करो, मूव करो लोकेशन 2 का वैल्यू को लोकेशन 1 के अंदर, समझे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लोकेशन 2 का जो वैल्यू है उसको लोकेशन 1 पे डाल दो। तो लोकेशन 2 का वैल्यू को क्या है, लोकेशन 2 का वैल्यू है हम लोगों का 20। तो 20 क्या आ जाएगा, लोकेशन 1 के अंदर आ जाएगा, समझे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में क्या करो, मूव कर दो लोकेशन 2 के वैल्यू को लोकेशन 2 कॉमा AL, यानी कि अब AL का जो वैल्यू है उसको लोकेशन 2 में भेज दो। तो AL में कौन सा वैल्यू था, लोकेशन 1 का, यानी कि 10। तो 10 को भेज दो लोकेशन 2 पे, तो यानी कि लोकेशन 2 का वैल्यू हो गया 10। तो देखिए यहाँ से चेंज कर दिया हम लोगों ने, लोकेशन 1 पे वैल्यू क्या आ गया 20, लोकेशन 2 पे क्या आ गया 10, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने चेंज कर दिया। अब देखिए अगर आप नहीं समझोगे तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हम लोग का 2 वेरिएबल है, इंट AB, समझे। A के अंदर कोई वैल्यू है 1, B के अंदर वैल्यू है 2। तो अगर हम लोग चेंज करना चाहेंगे तो आप सिंपली सोचोगे भैया मैं ऐसे कर देता हूँ ना कि A = B कर दूंगा, B = A कर दूंगा, तो इससे भी तो चेंज हो गया ना, मतलब A में B का वैल्यू आ गया, B में A का वैल्यू आ गया। पर देखिए यही तो कैच है ना। आप देखिए कैसे लिखोगे, यहाँ पे मान लीजिए आपने लिखा A = B, क्या करो A को B को बराबर कर दो। मैं C लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, इसको मत अभी लेके, ऐसे नॉर्मल समझिए। तो A = B कर दिया मैंने, तो अच्छी बात है। A में क्या आ गया, B का वैल्यू आ गया, यानी कि A अभी 1 था हम लोगों का, B 2 था। तो मैंने जब A = B किया तो B का वैल्यू जो 2 था वो A में आ गया, यानी कि A का वैल्यू अब हो गया 2।
अब मैंने नेक्स्ट लाइन पे लिखा b इज इक्वल टू ए, है ना, चेंज ही करना है ना, तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू ए। तो मैंने जब b इज इक्वल टू ए किया तो क्या हो गया, b में a का वैल्यू ला दो। पर अभी हम लोग नेक्स्ट लाइन में क्या कर दिया था, a इज इक्वल टू b, यानी कि एक में कौन सा वैल्यू आ गया 2। अब मैंने जब b इज इक्वल टू ए कर दिया तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू क्या है 2, तो b के अंदर क्या आ गया 2, यानी कि देख रहे a में भी 2 आ गया, b में भी 2 आ गया, चेंज हुआ ही नहीं। a का वैल्यू जो मैंने 1 लिया था वो लॉस्ट हो गया जैसे ही मैंने a इज इक्वल टू b किया। तो अब ये जो लॉस्ट हो गया था और उसके बाद मैं कुछ भी कर रहा हूँ वो तो b का वैल्यू हो जा रहा है a पे, है ना। तो वो जो लॉस्ट हो गया उसी को मैंने स्टोर करने के लिए क्या किया, मैंने एक टेम्पररी वेरिएबल बना लिया t नाम का, समझे। अब देखिए मैंने क्या किया, इंट मतलब वही टेम्प इज इक्वल टू ए का वैल्यू, मतलब टेम्प में ए का वैल्यू को डाल दो, यानी कि ए का वैल्यू है 1, वो टेम्प में चला गया। अब क्या करो, इंट ए इज इक्वल टू बी कर दो नेक्स्ट लाइन में। तो अब देखिए ए इज इक्वल टू बी कर दिया, तो यानी कि बी का वैल्यू जो था वो ए पे चला गया, यानी कि ए पे क्या चला गया 2। और नेक्स्ट लाइन पे क्या करो, इंट बी इज इक्वल टू टी कर दो, यानी टेम्प कर दो, वो जो टेम्पररी वेरिएबल लिए थे। तो टेम्प में कौन सा वैल्यू था, ए का वैल्यू, देखिए। तो वही जो मेरा लॉस्ट हो रहा था मैंने उसी को बचा दिया, एक नेक्स्ट वेरिएबल, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बना के टेम्प नाम का, जिससे मैंने ए का वैल्यू को उसमें डाल दिया था। और लास्ट में क्या किया, मैंने टेम्प को बी पे भेज दिया। इससे क्या हो गया, हम लोग का ए का वैल्यू भी मेरे पास रहा टेम्प में, और मैंने ए पे बी का वैल्यू को भी लिया है और बी पे टेम्प का वैल्यू को भी कर दिया। इससे मैंने तीनों को मतलब दोनों को चेंज कर दिया। तो वही चीज़ किया, यहाँ पे मैंने AL बना लिया था, उसमें मैंने लोकेशन 1 का वैल्यू डाल दिया। अब देखिए मैंने जब नेक्स्ट लाइन पे किया, लोकेशन 1 इज लोकेशन 2, तो लोकेशन 2 का वैल्यू लोकेशन 1 पे आ गया, ठीक है। तो लोकेशन 2 का वैल्यू था 20, तो 20 आ गया लोकेशन 1 पे, यानी कि 10 आ गया लोकेशन 1। और फिर क्या कर दो, लोकेशन 2 का AL पे, यानी कि AL जो यहाँ पे लिए थे उसको भेज दो लोकेशन 2 पे। तो इससे इस तरह से मैंने दोनों वैल्यू को चेंज कर दिया, ठीक है। और उसके बाद ये जो है हम लोगों का ये कोड को बंद करने का होता है, या आप डायरेक्ट सिंपली याद कर लीजिए, समझ लीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मूव AH 4CH int 21H, ये होता है हम लोगों का कोड को बंद करने का। सिंपल ये 2 लाइन है, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने वैल्यू को चेंज कर दिया। तो इस तरह से बहुत सिंपल सा कोड था, आप समझ गए होंगे, मैंने आपको एग्जांपल लेके भी समझा दिया। तो इस तरह से हम लोगों ने कर लिया 3 का A नंबर। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3 का B। तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, एक्सप्लेन द विल्किस कंट्रोल यूनिट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, ठीक है। तो हम लोग को बोल रहा है ये विल्किस कंट्रोल यूनिट के बारे में बताने के लिए। तो देखिए द विल्किस कंट्रोल यूनिट इज़ अ पायनियरिंग डिज़ाइन फॉर माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट्स इन कंप्यूटर। इट यूटिलाइज अ कंट्रोल मेमोरी एंड अ कंट्रोल रजिस्टर टू सीक्वेंस द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये सिंपली क्या होता है ना, ये जो हम लोग को एग्जीक्यूशन, जो इंस्ट्रक्शन हम लोग को एग्जीक्यूट करना रहता है ना, उसको सीक्वेंसली करवाने के लिए कंट्रोल मेमोरी का यूज़ करता है और यूटिलाइज करता है कंट्रोल मेमोरी को अच्छे से, ताकि मेमोरी लॉस्ट ना हो जाए, मेमोरी ख़राब ना हो जाए, उस तरह से, समझे। तो वही होता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इसका कंपोनेंट क्या क्या होता है। तो ये तो है हम लोगों का इसका डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कंट्रोल मेमोरी, जिसको कहते हैं माइक्रो प्रोग्राम। तो दिस मेमोरी स्टोर्स द माइक्रो प्रोग्राम, a sequence of micro instruction that defines the control signal for each step of a instruction execution. Each micro instruction typically contains, तो देखिए कंट्रोल मेमोरी यही हम लोग का माइक्रो प्रोग्राम, ये इसी के अंदर जो हम लोग को इंस्ट्रक्शन काम करने के लिए दिया हुआ है ना, जो काम करने के लिए दिया हुआ है वो हम लोगों का इसी के अंदर रहता है, कंट्रोल मेमोरी के अंदर। इसमें 2 चीज़ होता है, कंट्रोल फील्ड और नेक्स्ट एड्रेस फील्ड। तो कंट्रोल फील्ड के अंदर क्या होता है, दिस फील्ड स्पेसिफाई द कंट्रोल सिग्नल दैट नीड टू बी एक्टिवेटेड फॉर द करंट स्टेप। तो ये हम लोग को कंट्रोल फील्ड होता है, जिसमें हम लोगों का कंट्रोल सिग्नल रहता है जो कि करंट स्टेप को एक्टिव करने के लिए यूज़ होता है। और ये होता है नेक्स्ट एड्रेस फील्ड। इसमें क्या होता है, नेक्स्ट एड्रेस मतलब जो नेक्स्ट काम करना है हम लोग को, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, उसका वाला एड्रेस यहाँ पे रहता है। दिस फील्ड स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, इनेबलिंग सीक्वेंसिंग थ्रू द माइक्रो प्रोग्राम, समझे। तो कंट्रोल फील्ड में क्या रहता है, अभी का जो हम लोग को अभी का इंस्ट्रक्शन को जो करना है माइक्रो इंस्ट्रक्शन, उसका एड्रेस रहेगा, और नेक्स्ट फील्ड में रहेगा नेक्स्ट का डेटा, समझे। तो इस तरह से रहता है। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ से समझते हैं। उसका देखिए नेक्स्ट है कंट्रोल रजिस्टर, मैर और MDR भी बोलते हैं। तो MAR का मतलब है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, और MDR होता है मेमोरी डेटा रजिस्टर। तो इसको कहते हैं कंट्रोल रजिस्टर। अभी हम लोग इसको भी समझेंगे, डायग्राम आप और अच्छे से समझ जाओगे, पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, दिस रजिस्टर होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन टू बी फेच फ्रॉम द कंट्रोल मेमोरी। तो ये MAR जो होता है, यही हम लोग का नेक्स्ट जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन होने वाला है ना कंट्रोल मेमोरी से, उसको फेच करके रखता है अपने पास। और ये MDR जो है, इसी को कहते हैं मेमोरी डेटा रजिस्टर। दिस रजिस्टर स्टोर द फेच माइक्रो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कंट्रोल मेमोरी। और अभी जो हम लोग का डेटा फेच हो रहा है
वो इस रजिस्टर में स्टोर रहता है, समझे। और MER में कौन सा रहता है, जो हम लोग को नेक्स्ट होने वाला है। अब देखिए इसको हम लोग, उसके बाद आता है डिकोडर। तो देखिए दिस कंपोनेंट्स डिकोड्स द कंट्रोल फील्ड इन द माइक्रो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द MDR, ठीक है। तो ये MDR से यानी कि जो डेटा हम लोग को मिला है अभी, उसको डिकोड भी तो करना होगा ना, कि इंस्ट्रक्शन तो मिल गया लेकिन आप उसको डिकोड करना होगा, मतलब कि उसके अंदर क्या काम है, क्या करना है, वो डिकोड करने का काम होता है डिकोडर का, समझा। तो MDR से ये डेटा को लेता है और उसको डिकोड करता है। बेस्ड ऑन द डिकोडेड सिग्नल, जो भी उसको मिलता है, इट्स एक्टिवेट द नेसेसरी कंट्रोल लाइन्स फॉर द CPU। वो फिर जो भी काम उसमें करना रहता है वो वैसा कर लेता है डिकोडर, जैसे कि उसमें रीड करना है या राइट करना है या कुछ भी करना है, वो सब होता है हम लोग का डिकोडर में, समझे। उसके बाद आता है माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेंसर। दिस इज एन इम्प्लिसिट कंपोनेंट इन अ विल्किस डिज़ाइन। इट इज़ द लॉजिक रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द एड्रेस फॉर द of the next micro instruction to be fetched, the next address filled in the current micro instruction typically provided it this नेक्स्ट एड्रेस। तो ये होता है नेक्स्ट सीक्वेंसर के लिए, यानी कि सीक्वेंस में काम चल सके उसके लिए। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे समझते हैं यहाँ से। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को जो भी माइक्रो प्रोग्राम, जो भी इंस्ट्रक्शन मिला वो मिला, समझे। जो इंस्ट्रक्शन हम लोग को करना है वो यहाँ से हुआ। अब देखिए ये रजिस्टर टू को ही ये कह सकते हैं MDR, समझे। तो ये होता है हम लोगों का रजिस्टर 2। इसके अंदर आता है रजिस्टर 2 के अंदर, इसके अंदर कौन सा वैल्यू रहता है, जो हम लोगों को अभी फेच करना है, जो डेटा हम लोग को मिला है माइक्रो कंट्रोल मेमोरी से, वो रहता है हम लोग का रजिस्टर 2 में। इसी को कहते हैं MDR, है ना, मेमोरी डेटा रजिस्टर, जिसमें डेटा रहता है हम लोग को जो काम करना है वो फिर आता है इसमें क्या बोलते हैं रजिस्टर 1 में, ठीक है। अब रजिस्टर 1 में क्या रहता है, नेक्स्ट डेटा, है ना, जो नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन है उसका डेटा यहाँ पे स्टोर रहता है, यानी कि जो भी अभी हम लोग को करना है उसका नेक्स्ट डेटा। उसके बाद क्या रहेगा, ये नेक्स्ट डेटा यहाँ पे एड्रेस स्टोर रहता है, समझे। फिर यहाँ से अपना जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन है वो नीचे आया, फिर यहाँ पे आके वो डिकोड हुआ कि भाई कौन सा इंस्ट्रक्शन है, क्या काम करना है, वो आके वो डिकोडर यहाँ पे जो है एड्रेस डिकोडर, वो उसको डिकोड करेगा और उस पर काम करेगा, समझे। यहाँ पे पूरा काम वाम हुआ। उसके बाद इसको जो भी ऑपरेशन करना है यहाँ पे, ये सब पूरा ऑपरेशन होगा। ये सब पूरा नोड्स हैं, डायोड्स हैं, जो भी एक्टिवेट करना है वो सब एक्टिवेट होगा यहाँ से, और इस तरह से हम लोगों का पूरा काम हो गया, डिकोड हो गया। उसके बाद यहाँ से अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे भी भेजना है, तो यहाँ से हम लोगों का जो भी इससे रिजल्ट आया है उसकी वजह से जो भी इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट वाला जनरेट हुआ है वो यहाँ से चला जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेंसर। यहीं से हम लोगों का नेक्स्ट एड्रेस टू द नेक्स्ट प्रोग्राम माइक्रो इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है। और फिर यहाँ पे देखिए, अब इसको ऐसे समझिए, तो टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ से मेरे को एक इंस्ट्रक्शन मिला, ठीक है। रजिस्टर 2 को अभी छोड़ दीजिए, रजिस्टर 1 में हम लोग का डेटा है, जो भी डेटा हम लोग को फेच करना है। अब फिर देखिए वहाँ से फिर ये हम लोग को एड्रेस 2 मिला, यहाँ पे हम लोगों का नेक्स्ट डेटा है, उसको फिर फेच किया, फिर यहाँ पे आके उसका डेटा को देखा, फिर उस डेटा को फेच किया, फिर उसमें जो भी काम करना था डिकोड किया, उसको किया, फिर वो नेक्स्ट पे गया। इस तरह से हम लोगों का पूरा माइक्रो इंस्ट्रक्शन काम करता है, समझे। तो यही था हम लोगों का विल्किस कंट्रोल यूनिट। तो इसमें पूरा ये इस तरह से वर्क करता है, समझ गए होंगे। ये MAR और MDR ही होता है हम लोग का रजिस्टर 1 और रजिस्टर 2, समझे। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जिसमें देखिए यहाँ से हम लोग जब एक कंट्रोल करके आ गए, एक काम करके आ गए, तो यहीं पे देख रहे हैं हम लोग का रजिस्टर 2 में ही एड्रेस पड़ा हुआ है और रजिस्टर 1 में वो डेटा का वैल्यू पड़ा हुआ है। तो यहाँ उसके बाद वो फेच हो रहा है, फिर काम हो रहा है, फिर वो काम इस तरह से कर रहा है, ठीक है। तो ये था हम लोगों का विल्किस कंट्रोल यूनिट। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसका 3 का C नंबर। तो ये क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो हम लोग को देखिए, अगर आप लोग फ्लिप फ्लॉप के बारे में बिल्कुल ही नहीं जानते हो तो फिर ये चीज़ प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप आपको पता होना चाहिए। आप प्रीवियस ईयर देख रहे हो तो MCS 12 के बारे में हल्का तो पता ही होना चाहिए ना, ये बेसिक चीज़ें हैं। फिर भी चलिए मैं आपको बता देता हूँ, एकदम कोशिश करूँगा कि पूरा आप समझ सको, ठीक है। तो इन JK फ्लिप फ्लॉप, ये भी फ्लिप फ्लॉप होता है एक तरह का। तो व्हेन बोथ द इनपुट्स एंड क्लॉक, CL के मतलब क्लॉक, सेट टू 1 फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन Q आउटपुट टगल until that clock is 1, ठीक है। thus the uncertain and unreliable output produces. This problem is referred to a race round condition in JK flip flop and avoided by ensuring that the clock set to 1 only for a very short time. तो देखिए JK फ्लिप फ्लॉप में क्या होता था ना, मतलब 2 वैल्यू होता है, 0 1 1 0 तरह का होता है, आपको पता है। तो देखिए वो बिल्कुल सही काम कर रहा था JK फ्लिप फ्लॉप, लेकिन जब अगर 2 वैल्यू है यानी कि J और K, मतलब अगर J 0 है K 1 है तो ठीक है, K 0 है J 1 है तो वो सब ठीक था। लेकिन जब दोनों और क्लॉक भी एक पे सेट हो जाता था ना, यानी कि J और K दोनों 1 1 है और क्लॉक भी 1 है, तो इससे क्या होता था ना कि आउटपुट जो रहता था ना उसका वो टगल करने लगता था। मतलब कि जैसे कि हम लोग का 0 1 है तो उसमें 1 आना चाहिए, तो 1 1 में क्या होता था, वो टगल होने लगता था, 0 1 0 1 0 1 0 1 इस तरह से होने लगता था। तो यही वाला प्रॉब्लम था क्या बोलते हैं JK फ्लिप फ्लॉप है।
तो इससे क्या होता था कि हम लोग को अनसर्टन और अनरिलायबल आउटपुट मिलता था, कि यानी कि सही से कोई आउटपुट आ नहीं पाता था, क्योंकि वो टगल करने लगता था, ऊपर नीचे होने लगता था पूरा। तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गया। इसी को कहते हैं हम लोग रेस अराउंड जेके फ्लिप फ्लॉप। और इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा ना, कि वो जो हम लोग का क्लॉक है वो जो 1 पे सेट रहता है ना, तो उसको ना हम लोग को बहुत कम टाइम पे 1 पे रखना होगा, ताकि एक बार टगल करे और फिर रुक जाए, है ना, क्लॉक फट से 0 हो जाए। क्लॉक 1 पे रहता है तब तक वो टगल करते ही रहता है 0 1 0 1 0 1। तो वही था जेके फ्लिप फ्लॉप का प्रॉब्लम। तो अब उसी को सही करने के लिए ये मास्टर स्लेव का फ्लिप फ्लॉप आया, समझे। तो इसी को कहते हैं हम लोग मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप भी, समझे। तो इसको देखिए, द मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 जेके फ्लिप फ्लॉप्स कनेक्टेड टुगेदर इन सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये मास्टर स्लेव में क्या होता है ना, 2 जेके फ्लिप फ्लॉप लगा रहता है, पहला और उसी से कनेक्टेड दूसरा। आप जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ लीजिएगा, पर अभी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आउट ऑफ दिस वन एक्ट द मास्टर एंड अदर एज अ स्लेव, समझे। द आउटपुट फ्रॉम द मास्टर फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू the two inputs of the slave flip flop whose output is fed back to the input of the master flip flop। तो वही ये मास्टर फ्लिप फ्लॉप मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा इसमें। तो देखिए वर्किंग ऑफ अ मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पे देखिए ये हम लोगों का मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का। तो यहाँ पे क्या होता है, दो हम लोग का जेके फ्लिप फ्लॉप रहता है। तो पहला होता है मास्टर और दूसरा होता है स्लेव, समझे। तो मास्टर पहले होता है और मास्टर का जो आउटपुट आता है ना, मास्टर में से जो आउटपुट रहता है वही स्लेव का इनपुट बनता है, वही लिखे हैं। आउट ऑफ दिस वन एक्ट एज अ मास्टर एंड अदर एज अ स्लेव। द आउटपुट फ्रॉम द मास्टर फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड टू द स्लेव फ्लिप फ्लॉप, वही है। मतलब जो भी आउटपुट मास्टर से आएगा वो हम लोगों का इनपुट हो जाएगा स्लेव के लिए, समझे। तो अब देखिए कैसे काम करता है ये। व्हेन द क्लॉक पल्स गोज टू 1, यहाँ पे देखिए इसको समझिए, ये क्लॉक है हम लोगों का, यहाँ पे क्लॉक पे 1 अगर सेट है तो क्या होगा, द स्लेव इज आइसोलेटेड। देखिए अगर जब मास्टर काम करेगा तब स्लेव बंद रहेगा, जब स्लेव काम करेगा तब मास्टर बंद रहेगा। क्यों बंद रहेगा, तो देखिए यहाँ पे मैंने नॉट लगा के रखा है, समझे। तो जब ये क्लॉक नॉट पे चला जाएगा, मतलब जब क्लॉक यहाँ पे 1 है तो आपको पता है नॉट होने मतलब नॉट, ये नॉट का साइन है। तो जब यहाँ पे 1 रहेगा तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, तो जब ये क्लॉक 0 रह जाएगा तो ये स्लेव वाला बंद रहेगा, समझे। फिर वही अगर मास्टर 0 रहेगा यहाँ पे, मतलब क्लॉक यहाँ पे 0 रहेगा तो फिर नॉट लगने के बाद ये 1 हो जाएगा। तो देखिए जब स्लेव ऑन होगा तो मास्टर ऑफ हो जा रहा है, और जब मास्टर ऑन रहेगा तब स्लेव ऑफ हो जा रहा है, ठीक है। तो वही देखें, जब क्लॉक पल्स गोज टू 1, यानी कि यहाँ पे देखिए क्लॉक अगर 1 है यहाँ पे तो द स्लेव इज आइसोलेटेड। तो मास्टर ऑन है तो क्लॉक अगर यहाँ है तो यहाँ पे फिर यहाँ से क्या नॉट लग जाएगा, तो फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो क्लॉक 0 है तो ये तो बंद रहेगा स्लेव। तो वही देखिए द स्लेव इज आइसोलेटेड। जे एंड के इनपुट्स में अफेक्ट द स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पे जो भी जे और के का वैल्यू होगा उसकी वजह से जो भी चेंज होगा वो होगा, ठीक है। द स्लेव फ्लिप फ्लॉप इज आइसोलेटेड अंटिल द सीपी गोज टू 1, यानी कि हम लोग का क्लॉक पल्स, सीपी का मतलब क्लॉक पल्स, जब तक हम लोगों का क्लॉक पल्स 1 रहेगा तब तक स्लेव बंद रहेगा, है ना, क्योंकि तब तक मास्टर चालू रहेगा। जब तक क्लॉक 1 रहेगा तब तक मास्टर ऑन रहेगा, स्लेव बंद रहेगा, ठीक है। फिर देखिए व्हेन द सीपी गोज़ बैक टू 0, यानी कि जब सीपी 0 हो जाएगा हम लोगों का, जब हम लोग उसको चलाएंगे और फिर जब सीपी 0 हो जाएगा तब इन्फॉर्मेशन इज पास्ड फ्रॉम द मास्टर फ्लिप फ्लॉप टू स्लेव एंड आउटपुट इज ऑब्टेन्ड। तब जैसे हम लोग का ये सीपी 0 हो जाएगा तो यहाँ पे सीपी क्लॉक 0 हुआ तो यहाँ पे नॉट लग के 1 हो गया, तो क्या होगा, मास्टर बंद हो जाएगा और स्लेव ऑन हो जाएगा, और मास्टर से जो भी आउटपुट निकला होगा वो स्लेव पे इस पर चला जाएगा, समझे। तो इस तरह से हम लोग का मास्टर और स्लेव काम करता है। मास्टर जब ऑन रहेगा तो स्लेव बंद रहेगा, स्लेव जब ऑन रहेगा तो मास्टर बंद रहेगा। अब देखिए फर्स्टली द मास्टर फ्लिप फ्लॉप इज पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड एंड द स्लेव फ्लिप फ्लॉप इज नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड, सो द मास्टर रिस्पॉन्ड फर्स्ट स्लेव्स, ठीक है। तो यानी कि क्या, पहले हम लोग का मास्टर स्लेव चलेगा, क्योंकि पॉजिटिव लेवल पहले मास्टर का लिए ट्रिगर्ड होगा, उसके बाद स्लेव के लिए होगा। तो इसलिए हम लोगों का मास्टर रिस्पॉन्ड बिफोर स्लेव्स, यानी कि पहले मास्टर करेगा उसके बाद स्लेव काम करेगा, समझे। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए इफ़ जे एंड के, मतलब जे 0 के 0, यहाँ से आप देखिए अगर हम लोग का जे और के दोनों 0 है, ठीक है, मतलब जे और के मतलब वैल्यू समझिए जे और के में। तो अगर जे 0 है और के 1 है तो हम देखिए, आप लोग को पता है मैं क्या बोला था, जब दोनों 0 1 1 0 कुछ भी रहे तब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। मेन दिक्कत कब था, जब दोनों 1 1 हो जा रहा था, है ना। तो देखिए अगर जे 0 है के 1 है तो द हाई क्यू डैश आउटपुट ऑफ द मास्टर, यानी कि क्यू डैश का जो आउटपुट है, मतलब के 1 है तो 0 वाला पे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, के 1 पे तो इसका आउटपुट जो आएगा, देखिए क्यू डैश का जो आउटपुट है ऑफ द मास्टर गोज टू द के इनपुट ऑफ द स्लेव। तो यहाँ पे देखिए क्यू डैश का जो आउटपुट है वो यहाँ पे के पे स्लेव के लिए इनपुट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी इनपुट भाई बंद है, मतलब स्लेव बंद है क्योंकि मास्टर चल रहा है,
समझे। व्हेन द क्लॉक ट्रिगर द स्लेव रिसेट्स बेसिकली कॉपिंग व्हाट मास्टर डिड। तो अभी मास्टर भाई 1 है तो मास्टर चल रहा है, तो यहाँ पे जो भी के साथ ये क्यू डैश का जो भी वैल्यू आया, जो भी आउटपुट आया वो स्लेव में चला गया है के इनपुट पे, समझे। लेकिन अभी स्लेव बंद है, लेकिन जब स्लेव मतलब चालू होगा, यानी कि जब मास्टर हम लोग का जब क्लॉक ट्रिगर होगा, यानी कि क्लॉक में चेंज होंगे तो स्लेव स्टार्ट हो जाएगा। तो जब स्लेव स्टार्ट होगा तो फिर वही उसी के हिसाब से जो भी उसको मास्टर की तरफ से आया है आउटपुट, उसके हिसाब से स्लेव काम करेगा, समझे। तो इस तरह से हुआ। सेम वही होगा, इफ़ अगर J इज़ 1 और K 0 रहेगा, तो J 1 है तो मतलब J 1 है, K 0 है, तो K पे 0 है तो उस पर तो कोई आउटपुट नहीं आएगा। तो वही है, J 1 है तो इसका Q का जो आउटपुट है वो स्लेव के J पे जाके स्टोर हो जाएगा। और जब वही फिर से क्लॉक हम लोग का ट्रिगर होगा, तो जब हम लोग का स्लेव चालू होगा तो फिर जो इसको आउटपुट मिला है उसके हिसाब से काम करेगा। वही लिखे द हाई Q है ना, Q का वैल्यू है यहाँ पे देखिए, Q ऑफ द मास्टर गोज टू द J इनपुट ऑफ द स्लेव। तो J इनपुट में चला जाएगा स्लेव का, और उसके बाद व्हेन द क्लॉक ट्रिगर, वही लिखें द स्लेव सेट्स अगेन कॉपिंग द मास्टर। वही कॉपी में जो भी उसको आउटपुट मिला है वो स्लेव अपना कॉपी कर लेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जब J 0 रहेगा और K 0 रहेगा, मतलब K 1 रहेगा, सॉरी यहाँ पे J 1 है, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो देखिए यहाँ पे जब J 1 रहेगा और K 1 रहेगा, दोनों यहीं पे दिक्कत हो रहा था भाई JK में, तो यहाँ पे देखिए दोनों 1 है, तब क्या होगा, द फ्लिप फ्लॉप टगल्स इज स्ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लिप फ्लॉप का जो टगल है ना वो दोनों रुक जाएगा अभी, क्योंकि 2 स्लेव लगा के रखे तो दोनों रुक जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू अभी 1 हो चुका है। देखिए दिस मीन्स इट स्विचेस फ्रॉम इट्स करेंट स्टेट टू द अपोजिट स्टेट। द मास्टर डज इट व्हेन द क्लॉक गोज टू 0 to 1 एंड द स्लेव डज इट व्हेन द क्लॉक गोज टू फ्रॉम 1 to 0। तो देखिए जब दोनों J और K दोनों 1 1 हो जाएगा ना, तो दोनों अभी जो उसका स्टेट है वो अभी रुक जाएगा। और कैसे काम करेगा, जब हम लोगों का जो करंट स्टेट मतलब जो भी करंट स्टेट वो स्विच करेगा, जो भी करंट स्टेट है उसका अपोजिट स्टेट में वो स्विच करेगा। और ये कैसे काम करेगा, जो भी हम लोग को यहाँ पे अब क्लॉक पे निर्भर करता है। तो अगर क्लॉक 1 रहेगा, ठीक है, यानी कि क्लॉक मतलब जब मास्टर जब हम लोग का क्लॉक 0 से 1 होगा, यानी कि 1 पे ट्रिगर करेगा तो हम लोग का मास्टर वाला चलेगा, और जब वो 1 से 0 पे जाएगा यानी 0 पे क्लिक करेगा तब हम लोग का स्लेव चलेगा, समझे। तो वही चीज़ है। तो इसे क्या करेगा ना, जब दोनों 1 1 हो जाएगा तो रोक देगा कि भाई रुक रुक रुक, क्लॉक क्या बोल रहा है, क्लॉक 1 है तो मास्टर को चला, क्लॉक 0 है तो स्लेव को चला, इस तरह से काम करेगा, समझे। तो अब उसके बाद फिर वही जब दोनों J और K दोनों 0 रहेगा तो द फ्लिप फ्लॉप इज डिसेबल्ड एंड Q रिमेन्स अनचेंज। और जब दोनों J और K 0 0 रहता है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, समझे। तो इस तरह से हम लोगों का ये पूरा मास्टर स्लेव काम करता है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको JK का बिल्कुल ही नहीं था तो भी मैंने कोशिश किया कि आप समझ जाओ चीज़ों को। तो यही था मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के बारे में, ठीक है। तो यही था 3 नंबर क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने आपको 3 का A B C पूरा बता दिया है। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको ये वाला PDF चाहिए तो आपको पता है क्या करना है। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।